भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ मजे में, आप बताइए। बस बढ़िया प्रणय। अभी रिसेंटली मैंने देखा आसाम सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तुमको याद है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत पहले भारत सरकार ने निकाली थी। अब पहली बार मैंने देखा एक राज्य सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी निकाली। तुमको तो बहुत अच्छा लगा होगा देख के। तुम काफी समय से लिख रहे हो राज्य सरकारों को कैसे विदेश नीति में हाथ बढ़ाना चाहिए डायरेक्टली। तो कैसा लगा तुमको देख करके और क्या तुम्हारी राय उस बारे में? हाँ सौरभ, पहले ये लुक ईस्ट पॉलिसी थी, फिर एक्ट ईस्ट हुई और अब एक्ट ईस्ट एक राज्य भी ऐसी नीति निकाल रहा है। तो मुझे तो खुशी हुई। और सौरभ, हाल ही में ऐसे 2-3 वाकये हुए हैं, जैसे तमिलनाडु सरकार ने श्रीलंका सरकार को आर्थिक मदद की, थोड़े मेडिकल सप्लाईज और फूड सप्लाईज वगैरह में। फिर डावोस में अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग थी, उसमें भी बहुत सारे भारतीय राज्य के चीफ मिनिस्टर्स वहां पे मौजूद थे। तो ये सब चीजें मुझे देख के मुझे लगा कि जो पैरा डिप्लोमेसी है, जिसमें इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो भारतीय संघ है, जो हमारा संवैधानिक संघ है, उसके कई हिस्से हैं। अभी हम लोगों का है कि सिर्फ जो केंद्र है वही विदेश नीति डायरेक्ट करता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे जो हिस्से, संघीय हिस्से हैं, वो भी कुछ रोल अदा करे विदेश नीति में। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा और होना चाहिए। हमारे अभी के जो प्रधानमंत्री हैं, वो खुद जब सीएम थे, उन्होंने काफी चीजें इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए चाइना वगैरह कई दूसरे देशों से उन्होंने संबंध रखे थे। तो मुझे तो लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और आगे भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है? तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि जैसे हम लोग खासकर डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरलिज्म की बहुत बात करते हैं और इसमें यूजुअली हम बाकी चीजों की बातें ज्यादा करते हैं। और एक चीज पे अब देखा है कि कभी भी लोगों में कोई संदेह नहीं होता कि देखो भाई, एटलीस्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रा नीति, ये 3 चीजें तो जो हैं ये हमेशा केंद्र सरकार के पास ही होनी चाहिए। इसमें राज्यों का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट बाकी जगहों भी राज्य में केंद्र ने अपनी टांग ज्यादा अड़ाई हुई है, जैसे एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वगैरह वगैरह, उसमें कम करे। या पुलिसिंग हमने पूरी की पूरी राज्यों को दे रखी है। तो अब लेकिन यहाँ पे अब तुमको नहीं लगता कि कहीं कंफ्यूजन हो सकता है? मान लो भारत सरकार बोले मैं तो श्रीलंका को नहीं देना चाहता एड और तमिलनाडु दे दे, तो तुम बताओ कैसे हैंडल करोगे ये चीज? हाँ, नहीं बिल्कुल, ये तो होना संभव है, शायद स्वाभाविक भी है। लेकिन मुझे लगता है एक तो हम लोग ये पहली बार नहीं कर रहे, कई संघीय जो राज्य हैं वो कर चुके हैं ये। जो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया काफी आगे है पैरा डिप्लोमेसी में, कनाडा भी है। तो ऑस्ट्रेलिया का सौरभ, जैसे आपको पता होगा, बैंगलोर में ही विक्टोरिया और शायद क्वींसलैंड दोनों का प्रेजेंस है। कॉन्सुलेट नहीं है ऑस्ट्रेलिया का अभी तक, लेकिन इन लोगों के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड आर्म्स है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब महाराष्ट्र की खुद की विदेश नीति हो सकती है जो कि भारत से अलग होगी, या फिर तमिलनाडु की अलग होगी, लेकिन ऐसे कुछ हिस्से हैं जिसमें राज्यों का रोल शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है केंद्र की विदेश मंत्रालय से। तो जैसे मैं बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड। अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेड तो वैसे ही फेडरलाइजेशन हो चुका है उसका, क्योंकि आप देखते हैं इन्वेस्ट कर्नाटका, इन्वेस्ट महाराष्ट्र, ये सब तो राज्य स्तर पर ही चलती हैं स्कीमें। तो इससे और इन्वेस्टमेंट में जो भी देखें आप, इन्वेस्टमेंट में लैंड अलॉट करना है, ये सब जो पॉलिसीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब किसके हाथ में है? ये तो राज्य के सरकार के हाथ में है ना। तो आर्थिक तौर पे जो आर्थिक नीतियां हैं, मुझे लगता है कि उसमें हमारे जो राज्य हैं वो खुद से अपने टर्म्स पे ये सब विदेश में भी रिश्ते बना सकते हैं। और ये भी है ना सौरभ, हमारे राज्य कितने बड़े हैं। यूपी अगर एक कंट्री होता खुद, तो वो तो विश्व के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में से आता है ना। ऐसे कई कर्नाटका में भी 6 करोड़ लोग हैं वगैरह वगैरह। तो ये राज्य जो है ये बहुत बड़े इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, खुद इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड हैं दूसरे कंट्री से, दूसरे राज्यों से। तो मुझे लगता है वहां पर हम लोग सिर्फ आर्थिक तौर पर, और ये सरकार डिटरमिन कर सकती है कि किस नीति पर फ्रीडम होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये राज्य जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है,
क्योंकि संवैधानिक तौर पर फॉरेन अफेयर्स जो ये विषय है ये यूनियन लिस्ट में आता है। तो ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट थोड़ा देख सकती है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन उसके अलावा डे टू डे तौर पर वगैरह ये सब मुझे लगता है कि राज्य सरकार अच्छे से कर सकते हैं। तो ये अच्छा नहीं रहेगा कि अगर केंद्र सरकार इसकी कोई गाइडलाइन ही बना दे कि भाई हम देख रहे हैं अब कि हमेशा गाइडलाइन तो हमेशा तभी आती है जब एक बार कोई होने लगती है चीज, तो फिर उसको लगता है कि कुछ गाइडलाइन बना लो कि भाई अलग अलग राज्य सरकारें खुद से आउटरीच कर रही हैं, बाहर के देशों से संबंध बनाना चाहती हैं, तो भाई ये हिस्से हैं, ऐसे संबंध बना लो, जो करो एटलीस्ट उसकी हमको एक रिपोर्ट भेज दिया करो कि कर क्या रहे हो, हम ताकि हमको पता रहे, है ना। और इससे एक बार ऐसा हो जाएगा तो शायद जो राज्य थोड़े संकोच में है कि हमको नहीं करना चाहिए, उनको भी एनकरेजमेंट मिले कि भाई एक वाइट लिस्टिंग हो गई है केंद्र सरकार की तरफ से। क्योंकि कुछ अभी ऐसा लगता है मुझे कि जो थोड़े से कॉन्फिडेंट राज्य हैं वो कहते हैं हम करेंगे, जिसको बोलते हैं अगर केंद्र सरकार ने मना किया तो चुप हो जाएंगे, पर नहीं मना कर रहा तो कर लेते हैं ना। ये तो अभी ग्रे एरिया है बेसिकली, है ना। लेकिन अगर इस ग्रे एरिया को थोड़ा प्रॉपरली वाइट ही बना दे सरकार, और केंद्र सरकार के लिए भी अच्छा है क्योंकि हमेशा से हमने देखा है, काफी बार हमने भी डिस्कस किया है कि विदेश मंत्रालय के पास में संसाधन बहुत कम है हिंदुस्तान में, है ना। खासकर ट्रेड डिप्लोमेसी वगैरह हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन हम नहीं कर सकते। अगर वो कैपेसिटी बिल्डिंग करना भी चाहे विदेश मंत्रालय तो उनको 10-20 साल से कम नहीं लगने वाला है कैपेसिटी बिल्डिंग करना, है ना। तो वो खुद ही जानते हैं, खुद ही बोलते भी हैं ये, तो ये उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि अचानक से उनको और 30 राज्य हैं जो कि उनके साथ बोलें कि चलो हम भी थोड़ा एक हाथ लगा लेते हैं, आपकी कैपेसिटी बढ़ गई ना किसी चीज में, तो ये एक मुझे लगता है कि अच्छी बात है ना उनके लिए। बिल्कुल, मुझे 2 फायदे लगते हैं केंद्र सरकार के लिए सौरभ। एक तो मतलब सब भारतीयों के लिए है कि अगर जितने लोग प्रतिस्पर्धा करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए तो पूरा भारत समृद्ध होगा और सबको ही फायदा होगा। लेकिन हम लोग डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट को देखें तो एक तो जैसा कि आपने कहा विदेश मंत्रालय के पास संसाधन कम है, और हम लोगों ने अपर्णा पांडे के साथ जो पुलियाबाजी की थी उसमें भी उन्होंने बताया था कि विदेश मंत्रालय का फोकस पॉलिटिकल इश्यूज पर हमेशा से ज्यादा रहा है। वो तो सिर्फ 91 के बाद एक रियलाइजेशन हुआ है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है। पर उनके पास संसाधन नहीं है। इनफैक्ट कोई भी कॉमर्स वगैरह की इशू हो तो वो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ट्रेड डील करता है, वो उनके पास नहीं है। दूसरा एक राजनीतिक फायदा भी है सौरभ, जैसे इजराइल और भारत के रिश्ते में दिखता है, क्योंकि जब इजराइल और भारतीय रिश्तों का थोड़ा नॉर्मलाइजेशन हो रहा था 92 में, तब भी पैलेस्टाइन बहुत बड़ा इशू था भारत में। तो केंद्र सरकार खुद से ये नहीं जताना चाहती थी कि हम लोग इजराइल के साथ करीबी रिश्ते बनाने वाले हैं। तो उसमें क्या हुआ ना, 80s से 90s वगैरह में राज्य सरकार को उन्होंने थोड़ा फ्रंट फुट पे लाने दिया। तो महाराष्ट्र सीएम गए थे 3-4 बार 90 के दशक में इजराइल में, कर्नाटका में कुछ हुआ। तो ये कई चीजें, इसके ऊपर एक किताब भी है निकोलस ब्लैरेल की, तो उन्होंने इसका वर्णन किया कि किस तरीके के से राज्य हैं वो पॉलिटिकली इजराइल से डील कर रहे थे, और जिससे कि भारत सरकार थोड़ा डिस्टेंट रख रही थी, देख रही थी कैसा हुआ, और जब उनको लगा एक कंफर्टेबल पेस पर पहुंच गया तब हम लोगों ने फॉर्मली 92 में रिश्तों को नॉर्मलाइज किया। तो ये भी एक फायदा हो सकता है। तो यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्टली 2 फायदे हैं, और भारत समृद्ध होगा वो तो सभी के लिए फायदा है। नहीं, ये तुमने बड़ी अच्छी चीज बोली। मतलब बेसिकली एक तरह से केंद्र सरकार को और विकल्प मिल जाते हैं चीजें करने के लिए, और हमेशा विदेश नीति और डिप्लोमेसी में तो विकल्प है ना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास जितने विकल्प हो उतना अच्छा है। कभी भी कोई बात, अब जैसे चाइना से थोड़ी एक ऊपर से लड़ाई चल रही हो, लेकिन आप बोल सकते हैं कि भाई ठीक है इधर लड़ाई है, लेकिन कोई राज्य अगर काम कर रहा है तो एक चैनल खुला भी रहता है ना। सेम श्रीलंका से भी थोड़ा हमारा हॉट कोल्ड होता रहता है, तो आप हॉट कोल्ड जो है वो किसी राज्य के थ्रू हॉट रख सकते हो जब सेंटर के थ्रू कोल्ड है तो रहा है। तो ये अच्छे तरीके हैं मेरे हिसाब से, ये बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। और सौरभ अभी आप देखें तो कई राज्यों में ऑलरेडी डिपार्टमेंट है एक्सटर्नल अफेयर्स का, लेकिन वो एक्चुअली डायस्पोरा अफेयर्स है। तो पंजाब और केरला इन दोनों में ऑलरेडी एक ऐसा प्रोटो क्या बोलते हैं उसको, प्रोटो फॉरेन मिनिस्ट्री है। हाँ। तो पर वो जनरली उनके जो विदेश में लोग रहते हैं उनके बारे में ही डील करते हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और मेरा बड़ा आइडिया ये था सौरभ कि मुझे नहीं लगता सब 30 राज्य ये करेंगे, और मुझे नहीं लगता उन्हें करना भी चाहिए, राज्यों की खुद की चॉइस है। लेकिन कुछ राज्यों की अगर इच्छा हो तो मुझे लगता है जैसे कर्नाटका और कर्नाटका जैसे राज्यों को तो खुद की जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रेजेंस होता है
वो होना चाहिए 3-4 विश्व के टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस पे। तो बिल्कुल। क्यों ना न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को या फिर शंघाई में कर्नाटका का ट्रेड ऑफिस हो, और ये भी कर सकते हैं कि और हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक भी सोच सकते हैं ना, जैसे कर्नाटका बोल रहा है मेरे को सेमीकंडक्टर करना है, तो वो शेंजन में जाके खोले, है ना, अगर बिल्कुल, उसको बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के साथ में ताल्लुकात बनाने हैं। जैसे ताइवान के साथ हमको प्रॉब्लम होती है, लेकिन कर्नाटका का अगर जाकर के ताइवान में खोल ले ऑफिस तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो ये हाँ, एक हाँ। आध तरीके हैं मेरे हिसाब से करने के लिए। या तमिलनाडु जैसे ऑटोमोटिव इन्वेस्टमेंट ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो बोलेगा यार ये भारत सरकार तो जाके न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन ही देखेगी, हम डिट्रॉइट में जाके अपना ऑफिस खोलते हैं, है ना। तो बिल्कुल, अलग बिल्कुल। अलग राज्य सरकारें थोड़ा अलग तरह से भी सोचेंगी इन चीजों के बारे में। बिल्कुल, अभी हमारे पास सिर्फ एक तीर है जिससे हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर हमारे पास 30 तीर हो तो बहुत कुछ अलग-अलग हर राज्य अपना इंटरेस्ट देखेगा ना। जैसे आपने बोला तमिलनाडु डेट्रॉइट में इंटरेस्टेड होगा, शायद कर्नाटका शंजन में इंटरेस्टेड होगा। तो कई लोग इसको ऐसे देखते हैं कि अरे विदेश नीति तो ऐसे, मतलब राज्य अगर इसमें आ गए तो बाप रे कुछ एकदम भूचाल आ जाएगा और भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अगर हम लोग सोचेंगे तो शायद ठीक नहीं होगा। इवन चाइना जैसे सेंट्रलाइज स्टेट में भी सौरभ, उनके राज्यों ने काफी ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की है, उनके राज्य की खुद की दूसरे राज्यों से रिलेशन हो, तो हमें वो डरने की जरूरत नहीं है। और केंद्र सरकार का फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी उनकी तरफ ही होगी, और वो मुझे लगता है उनके पास कई तरीके हैं ये इंश्योर करने के कि राज्य भारत जो केंद्र सरकार की ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी है उससे भटके ना। लेकिन हम लोगों के पास और तरीके हैं उसे मैनेज। बढ़िया बढ़िया, नहीं ये बहुत बढ़िया। आज सही में छोटी छोटी पुलियाबाजी लेकिन एकदम दमदार टॉपिक पे थी, तो बहुत मजा आया ये डिस्कशन करके प्रणय। और उम्मीद है हमारे दर्शक श्रोता दोनों हमको बताइए कि आपको क्या लगता है। ये बहुत ही नया टॉपिक है और एक्चुअली हो रहा है कि भारतीय राज्य में आपको क्या इनोवेटिव आइडिया लगते हैं कि राज्य विदेश नीति में क्या इनोवेशन कर सकते हैं, बताइएगा। बिल्कुल, थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।